हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा ध्यान से सभी लोग, बिल्कुल बेटा कॉपी पेन लेके आप लोग आराम से क्लास में बैठ जाएंगे और क्वेश्चन के जो भी प्रश्न है उसे उस प्रश्न को के आंसर देते हुए आराम से आप लोग चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल, और जितने भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाए उन सभी के आंसर आप देते रहिएगा। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाए उसके आंसर आप लोग देते रहिएगा। जिन्होंने अभी तक एग्जामपुर ऐप डाउनलोड नहीं किया है उनके लिए है कि सभी लोग एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कर ले। ठीक है, एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कर ले, बिल्कुल एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कर ले। इससे क्या फायदे हैं कि अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस सेट इसमें दिया जाता है आपको। अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस सेट, इससे क्या होगा कि आप जब भी खाली समय में बैठे या फिर जब भी आपका मन करे तो टेस्ट देते रहिए। क्विज लगाने से आपको पता चलेगा कि कौन सा, बिल्कुल कौन सा चैप्टर आपका, मतलब कौन सा प्रश्न आपका गलत जा रहा है, कौन से चैप्टर का प्रश्न गलत जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है। तो उस चीज को आप इंप्रूव कर पाएंगे। पढ़ेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का ध्यान ज्यादा रहेगा। फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ कराया जा रहा है और फ्री पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। पेड कोर्स के बारे में बता दें तो पेड कोर्स के बारे में भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है। बाकी रही बात जॉब अलर्ट की, तो जॉब अलर्ट भी यहाँ पर है जिससे आपको पता चल सकेगा कि कौन सी वैकेंसी यानी कौन सी नौकरियों की वैकेंसी कब आ रही है और उसकी लास्ट डेट वगैरह कब है। तो उसके बारे में जॉब अलर्ट भी इसमें है। तो सभी लोग जिसने भी नहीं किया है वो अपना डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और बाकी ध्यान से आप लोग प्रश्नों के आंसर देते हुए चलेंगे बेटा। बिल्कुल सभी लोग बेटा ध्यान से प्रश्नों के आंसर देते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल, तो चलते हैं प्रश्नों की तरह। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? बताइए। अधिकतर, क्या पूछा गया कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो लिपि की बात करें तो एक है देवनागरी लिपि। ध्यान से देखिएगा, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि हो जाएगी एक, एक हो जाएगी देवनागरी लिपि। ठीक है बेटा, देवनागरी लिपि हो जाएगी और एक ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि, इसी दोनों में ज्यादातर भाषाओं को लिखा गया है। और ये दोनों याद रखिएगा, दोनों के दोनों कहां से, बाएं से दाएं बेटा, बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ये कहां से लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। अगर हम यहीं पर बात करें किसकी, एक उर्दू है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखा जाता है, बाएं लिखा जाता है। बाकी ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा जिसमें कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किया गया है। देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में कौन सी हो जाएगी बेटा? तो हिंदी हो जाएगी आपका और नेपाली, नेपाली, ये दो भाषाएं किस में लिखी गई हैं? ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बेटा। तो आंसर आप सभी लोग बिल्कुल आंसर देते रहा करिए और जो भी यहाँ पर नोट कराया जाए आपको, जो भी चीजें आपको नोट कराई जाए उसको कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते रहिएगा। और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, सभी के सभी क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बेटा। ठीक है, और ध्यान से एक चीज ध्यान रहे कि ध्यान से आप लोग बिल्कुल बेटा क्लास को ध्यान से देखते हुए और लिखते हुए चलेंगे। बिल्कुल लिखते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? बताइए, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है?
ठीक है बेटा। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? आप लोग आंसर करेंगे कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द हो जाएगा। बिल्कुल, बात किसकी की जा रही है? रिपोर्ताज। रिपोर्ताज आपका किस भाषा का शब्द हो जाएगा, बताइए। आंसर देंगे सभी लोग। रिपोर्ताज बताइए। तो ये आपका फ्रांसीसी भाषा का हो जाएगा। किसका बेटा? फ्रांसीसी का। ये देखिए, ये जैसे विदेशी शब्द हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके? उत्पत्ति के आधार पर बेटा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। जैसे एक हो गया देशज, एक हो गया विदेशज, फिर तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, और यहां पर संकर शब्द हो जाएगा, संकर। तो ये आपका विदेशज। विदेशज का मतलब हो गया बेटा कि जो विदेशी आए, ठीक है, विदेशी जो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो शब्द बोलकर चले गए, उसका प्रयोग हम आज भी करते हैं, वो विदेशज हो गया। संकर में आपकी जैसे रेलगाड़ी, तो यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। देशज शब्द जैसे लोटा, लोटा वगैरह, जैसे जो गांव की भाषा में प्रयोग किया जाता है। और तत्सम शब्द में जैसे कि हम जो संस्कृत की तरह जो शब्द हमें लगे, संस्कृत जैसे आंख का नेत्र कह दे, तो नेत्र आपका क्या हो जाएगा? नेत्र आपका तत्सम हो जाएगा। तद्भव की बात करें तो जो आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जैसे आंख, तो ये आपके तद्भव हो जाएगा बेटा। तो इस चीज को ध्यान से आप लोग नोट करते हुए अच्छे से चलेंगे, ठीक है। तो आपका रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा बेटा, फ्रांसीसी। अगला, निम्नलिखित में से हिंदी की विशिष्ट बोली, ध्यान से, विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा। तो एक चीज आपको ध्यान से बता दूं कि जैसे ब्रज भाषा की बात की जाए तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की बोली है बेटा, पश्चिमी हिंदी की बोली है बेटा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा किसकी है? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है बेटा, पश्चिमी हिंदी की। ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली, कौन सी? खड़ी बोली बेटा, खड़ी बोली, और जिसे हम क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं। वैसे बुंदेली, बुंदेली, ये सभी भाषाएं किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। तो ब्रज भाषा, तो कहा जाता है कि जब कोई भाषा, यानी कि जैसे जब कोई भाषा जैसे पश्चिमी हिंदी ज्यादा क्षेत्रों में विकसित हो जाए तो उसे उपभाषा कहते हैं। और वो किसके लिए? और उसमें काव्य की रचना होने लगे, काव्य की, तो काव्य भाषा हो जाएगी, काव्य भाषा हो जाएगी। और ब्रज भाषा हम उसे उपबोली भी कहते हैं, उपबोली कहेंगे। क्या कहेंगे? उपबोली। तो ये ब्रज भाषा इसका आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश की बात करें तो सौर सैनी अपभ्रंश के तहत आती है बेटा, सौर सैनी अपभ्रंश के तहत ये आती है, ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश के तहत ये आती है बेटा, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश के तहत ये आती है, ठीक है। तो ब्रज भाषा आपका हो जाएगा। ऐसे हम बात करें किसकी? अवधी की, अवधी, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी बेटा, छत्तीसगढ़ी, इनकी बात करें तो ये सभी पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी? पूर्वी हिंदी की बोली है बेटा, पूर्वी हिंदी की बोली है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आती है। किसके? अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आती है, अपभ्रंश के तहत आती है, ठीक है। अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आती है,
ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की, और ये आपका पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, काव्य भाषा के रूप में ज्यादा प्रचलित है। अगला आंसर, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो अभी मैंने बताया, बिल्कुल बेटा आंसर दीजिए सभी लोग, सभी के सभी आंसर करेंगे और क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। सभी के सभी क्लास को एक बार शेयर कर दिया करिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बिल्कुल, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास को आप लोग शेयर कर दिया करिए अच्छे से। बिल्कुल बेटा, ध्यान से चीजों को शेयर करते हुए अच्छे से, और जो भी आपको बताया जाए उसे नोट कर लिया करिए। नोट करते हुए चीजों को चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये कौन सी, ये पूर्व यानी कि पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी के साथ साथ आपकी बघेली भी आती है और अवधी आती है। पश्चिमी हिंदी में मैंने बताया अभी, पश्चिमी हिंदी में बताया कि पश्चिमी हिंदी में कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी हिंदी में आपका कौन कौन सी बोली हो जाएगी, तो बुंदेली हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, खड़ी बोली हो जाएगी, और ब्रज भाषा हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी कौन सी हो जाएगी, तो कौरवी भी कहते हैं इसे, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। पहाड़ी में आपकी कौन सी हो जाएगी, तो पहाड़ी में कुमाऊनी हो जाएगी बेटा, कुमाऊनी हो जाएगी, जौनसारी हो जाएगी, ये सब पहाड़ी हिंदी के तहत आती हैं। उसके बाद राजस्थानी में तो हड़ौती बोली आपने सुना होगा, तो हड़ौती बोली कहां पर, मेवाती, ये सब कहां की, ये सब राजस्थानी बोली हो जाएगी। राजस्थानी हिंदी के तहत ये बोलियां आती हैं, ठीक है। तो चीजों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और एक एक प्रश्न को बढ़िया से आराम से करते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हिंदी भाषा का इतिहास किसकी बात की जा रही है, हिंदी भाषा के इतिहास के लेखक कौन है, आंसर दीजिए सभी लोग। आंसर देंगे, सभी के सभी आंसर करेंगे बेटा। बताइए, हिंदी भाषा के इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी भाषा के इतिहास के लेखक कौन है, बताइए। तो हम बात करेंगे अगर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, तो ये आधुनिक हिंदी के जनक हैं। क्या है, आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं बेटा, हिंदी के जनक माने जाते हैं कौन, तो आधुनिक हिंदी के जनक हैं आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक, और किसे, आचार्य शुक्ल को बेटा, किसे, आचार्य शुक्ल को हिंदी भाषा का इतिहास क्या कहा गया है, हिंदी भाषा के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो आचार्य शुक्ल हिंदी भाषा के इतिहास के पुस्तक के लेखक है, ठीक है, लेखक है। और आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। बिल्कुल, आधुनिक हिंदी के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है बेटा, तो आचार्य शुक्ल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका नाम हो जाएगा। बताइए, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, इसमें से बताइए, हिंदी के अंतर, तो आपको बताया था मैंने कि दक्षिणी क्षेत्र की, ध्यान से आंसर दिया करिए आप लोग, गलत आंसर मत दीजिए, गलत आंसर मत करिए, अच्छे से आंसर करेंगे आप लोग। दक्षिणी क्षेत्र की जितनी भाषाएं हैं वो सब कौन सी, द्रविड़ शैली यानी द्रविड़ अपभ्रंश, ठीक है। तो ये दक्षिणी क्षेत्र की तो कौन सी हो जाएगी आपकी, तेलुगु हो जाएगी, तेलुगु। बाकी कन्नौजी, बंगारू, अवधी आपका पूर्वी हिंदी के तहत आएगी, पूर्वी हिंदी के तहत आती है, ठीक है। तो ये सभी के सभी बंगारू, कन्नौजी और अवधी, ये सभी के सभी किसके हो जाएंगे, ये सभी के सभी हिंदी में आ जाएंगे, और ये तेलुगु आपके तमिल भाषा, तमिल के तहत आएगी, ठीक है, तमिल। तो ये हिंदी के तहत नहीं आएगा बेटा,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? बताइए, कारक परसर्ग, कारक परसर्ग की बात हो रही है। तो कारक की बात करें अगर, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के भेद या कितने प्रकार, यानी भेद या प्रकार बताइए। तो 8 होते हैं। कारक के कितने? 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, लिख लीजिए सभी लोग, अपादान कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा बेटा। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक, 8 कारक के प्रकार हो जाएंगे। तो बताइए, कौन सा शब्द कारक परसर्ग के प्रयुक्त होने पर बहुवचन के रूप में बदलता है? तो बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा बेटा, पुस्तक। अगला बताइए, निम्नलिखित में से झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो कारक में अभी मैंने बताया कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद की बात करें तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं बेटा। कितने? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने? तो कारक के बेटा 8 भेद होते हैं, मैंने अभी बताया। जिसमें से एक संबंध कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। उसके साथ साथ कौन सा हो जाएगा? तो उसके साथ साथ अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा बेटा, अपादान कारक भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा, संप्रदान हो गया, अधिकरण हो गया, कर्म हो गया, संबंध हो गया, अपादान हो जाएगा। ठीक है, तो 8 होते हैं बेटा, कारक के 8। तो क्या पूछा? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में है। तो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। संबंध कारक का भेद हो जाएगा, संबंध कारक का भेद हो जाएगा बेटा। ठीक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, यानी कि संबंध के बारे में बता रहा है, तो संबंध कारक हो जाएगा बेटा। कौन सा? संबंध कारक हो जाएगा। वेरी गुड, संबंध कारक। अगला बताइए, निम्नलिखित में से वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? बताइए। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, तो कारक के भेद कितने बताए थे? तो कारक के, बार बार मैं बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद 8 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। अपादान में अलगाव का भाव जब आता है, अलगाव का भाव आता है, अलगाव का भाव आता है तब अपादान। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो बेटा इसका मतलब हो गया कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव का भाव आ रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है बेटा, तो अलगाव का भाव आता है, तो अलगाव के भाव में क्या हो जाएगा? आपका अपादान हो जाएगा। कर्ता ने, तो ने आपका जहां पर लग जाए, तो क्या कहा? वीरों ने, वीरों ने, तो कर्ता हो गया। ठीक है, कर्ता कारक हो गया। वीरों ने देश के हेतु बलिदानी दे दिया, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह हो जाएगा आपका ने। तो वीरों ने देश के हेतु बलिदानी दे दी, तो आपका ने हो जाएगा बेटा। ठीक है, ने। बिल्कुल बेटा, सभी लोग आंसर करते रहे और क्लास को एक बार सभी के सभी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, क्लास को सभी लोग शेयर कर दिया करिए। बिल्कुल बेटा, अगला बताइए, निम्नलिखित में से सूर सागर के रचयिता कौन है?
सूर सागर के रचयिता कौन है? आंसर दीजिए, सभी के सभी आंसर देंगे कि सूर सागर के रचयिता कौन है। सूर सागर के रचयिता बताइए। बताइए, सभी लोग बताएंगे कि सूर सागर के रचयिता। तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस, किसके? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास के द्वारा। अच्छा, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी लोग कि रामचरितमानस तो तुलसीदास के द्वारा लिखी, लेकिन एक तुलसीदास भी रचना है। तुलसीदास रचना का भी नाम है, तो उसे निराला जी ने लिखा है। निराला जी ने लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वो बात सही है। बिल्कुल, तो लेकिन निराला जी ने, तुलसीदास किसने लिखा? तो निराला जी ने लिखा तुलसीदास। और ध्यान रखिएगा कि सूर सागर के रचयिता कौन हो जाएंगे? सूरदास। अच्छा, एक चीज और, सूरदास के गुरु का नाम बहुत पूछा जाता है, तो वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम हो जाएगा, और तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरहरिदास। नरहरिदास हो जाएगा, और वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम हो जाएगा। सूरदास के गुरु का क्या नाम हो जाएगा? तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में बता दें कि जयशंकर प्रसाद की झरना, आंसू, ये सब लिख लीजिएगा। आंसू, कामायनी, कामायनी, ये सभी के सभी रचना किसकी है? तो ये सभी की सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है बेटा। झरना, आंसू, कामायनी, ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है बेटा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका कामायनी हो जाएगा। कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। और ये तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों। ऐसे एक चीज और याद रखिएगा कि एक मंगल सूत्र है। मंगल सूत्र रचना किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। मुंशी प्रेम, ये बहुत पूछा जाता है बेटा, और ये अधूरी रचना है। अधूरी है तो अधूरा उपन्यास, वो अधूरा उपन्यास पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगल सूत्र हो जाएगा। इसके बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप में अपनाया था? बताइए, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी तो पूर्वी हिंदी के तहत आती है। कौन सी? पूर्वी हिंदी। ये बात आपको कई बार बता चुका। पूर्वी हिंदी के तहत आती है बेटा, पूर्वी हिंदी के तहत आती है कौन सी? अवधी भाषा। अवधी भाषा, जिसमें कि जायसी जी ने क्या लिखा? तो जायसी जी ने पद्मावत लिखा। पद्मावत कृति की रचना की, पद्मावत की कौन सी? अवधी भाषा में। और इसके अपभ्रंश की बात की जाए तो ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आती है बेटा। अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आती है आपकी अवधी भाषा। अवधी भाषा किसके?
अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत आती है। मागधी के तहत कौन सी आती है? तो मागधी में आपका भोजपुरी, असमिया, भोजपुरी, ये सब भाषाएं आती हैं आपके मागधी अपभ्रंश के तहत। ब्रज भाषा आपका पश्चिमी हिंदी के तहत आते हैं बेटा, पश्चिमी हिंदी के तहत आते हैं कौन से? ब्रज भाषा। अगला, और इसका सौर सैनी अपभ्रंश है, सौर सैनी अपभ्रंश है बेटा, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, कौन सा? सौर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सौर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला, निम्नलिखित में से हिंदी गद्य का सर्वप्रथम किसे माना जाता है? बताइए। हिंदी गद्य का काल सर्वप्रथम किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम किसे माना जाता है? बताइए। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम, बताइए। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम किसे माना जाता है काल? तो द्विवेदी युग को माना जाता है। किसे? द्विवेदी युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम काल माना जाता है। सर्वप्रथम काल किसे? तो द्विवेदी युग को हिंदी युग का सर्वप्रथम काल माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतेंद्र युग की बात करें तो आधुनिक काल को ही भारतेंद्र काल कहा जाता है बेटा। तो त्रिवेदी युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम काल कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम काल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित है? बताइए। प्रेमचंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित है? तो प्रेमचंद के द्वारा 3-4 लिख लीजिए। एक तो मंगलसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अधूरा उपन्यास है, बेटा, अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। दूसरा गोदान हो जाएगा, गमन हो जाएगा, गमन और गोदान हो जाएगा। और रंगभूमि भी इन्हीं की है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की है, रंगभूमि। ऐसे याद कर लीजिएगा। यामा बहुत इंपॉर्टेंट है, यामा महादेवी वर्मा की है, यामा। तुलसीदास निराला जी की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद की है। तो ये सभी चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी के सभी चीजें याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर किया जाता है? जैसे कि इसका कहने का मतलब है कि जैसे आप कार्यालय में कोई लेटर देते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं? सेवा में
श्रीमान, फिर जिनका भी नाम लिखना हो वो नाम लिखते हैं, सेवा में श्रीमान। फिर यहाँ पर क्या विषय लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है बेटा, विषय, जिस विषय के लिए आप दे रहे हैं, जिस विषय के लिए आप लेटर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है बताइए, उसके बाद में विषय लिखा जाता है, और विषय लिखने के बाद, विषय लिखते हैं हम लोग, और विषय लिखने के बाद फिर यहाँ से अपना, यहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ के यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर अपना मैटर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपना नाम लिखते हैं। और कार्यालय आदेश में जब वो उधर से लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। जो भी लिखते हैं वो सिग्नेचर कहाँ करते हैं, तो इधर करते हैं बेटा, सिग्नेचर इधर। तो क्या हो गया, ये बाएं से, नीचे से बाईं ओर, क्या हो गया, नीचे से बाईं ओर करते हैं बेटा। दाहिनी ओर तो हम अपना सिग्नेचर करते हैं, अपना नाम, जिस भी कार्यरत पे तो अपना नाम लिखते हैं। तो ये आपका नीचे से बाईं ओर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नीचे से बाईं ओर हो जाएगा बेटा। निम्नलिखित में से जिस छंद के 4 चरण और प्रत्येक में 16 मात्राएं हो वह कहलाता। तो ये मात्रिक छंद की बात कर रहा है, किसकी, मात्रिक छंद की बात कर रहा है। अब मात्रिक छंदों में बात करें तो हरि गीतिका, हरि गीतिका हो जाएगा बेटा, हरि गीतिका। उसके बाद में गीतिका हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा, रोला हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा बेटा, चौपाई हो जाएगा। उसके बाद में आल्हा हो जाएगा। ये सभी आपके मात्रिक छंद हैं। और इसमें हरि गीतिका में कितना बताइए, सभी लोग बताइए। हरि गीतिका में 28 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, दोहा में 24 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। कितना, 31। तो क्या कहा गया है, जिस छंद में 4 चरण, 4 चरण हो, ध्यान से देखिएगा, 4 चरण हो, और प्रत्येक में कितनी, प्रत्येक में 16 मात्राएं हो बेटा, 16 मात्राएं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें चौपाई कहेंगे बेटा, चौपाई कहेंगे। चौपाई हो जाएगा आपका आंसर बेटा, चौपाई आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी मात्रिक छंद है, और इनमें मात्राएं लिखी हुई हैं कि कौन, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, किसमें कितनी मात्राएं होती है बेटा। बिल्कुल। अगला, निम्नलिखित में से किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, बताइए। 4 से अधिक चरण किसमें होते हैं, आंसर दीजिए। बताइए, छंद कितने प्रकार के होते हैं बेटा, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। छंद बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद, एक मात्रिक छंद हो जाएगा, और एक हो जाएगा कौन सा, वर्णिक छंद हो जाएगा, वर्णिक छंद हो जाएगा बेटा, वर्णिक छंद। तो पूछा क्या है कि छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो छप्पय में बेटा, छप्पय में आपके 4 से अधिक चरण होते हैं बेटा। किसमें, छप्पय में 4 से अधिक चरण होते हैं, ठीक है बेटा। तो छप्पय में आपके 4 से अधिक चरण हो जाएंगे बेटा। अगला, निम्नलिखित में से सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। प्रथम चरण की बात कर रहा है,
प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, प्रथम चरण की बात हो रही है तो 11 और 13 होती है, 11 13 होती है। तो प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? एक सम चरण होता है बेटा, एक सम चरण होता है, एक विषम चरण होता है। कौन सा? विषम चरण होता है बेटा। तो सम चरण की बात की गई है। बताइए, सोरठा के प्रथम यानी प्रथम चरण में 11 और विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती हैं। तो कितना हो जाएगा? 11 आपका आंसर। और 11 और 13 कुल कितना? तो 24। तो अगर पूछा जाए कि सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा में 24 मात्राएं होती है। रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं। दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं। कितने? 24। तो ये सभी 24 वाले याद रखिएगा। और प्रथम चरण में कितने? तो प्रथम चरण में बेटा 11 मात्राएं होती हैं, 11। अगला, निम्नलिखित में से आचार्य भरत मुनि के अनुसार किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना गया है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार बेटा, किसके? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या बताई गई है, रसों की संख्या ये 8। वैसे अगर माना जाए तो रस कितने होते हैं? 9 होते हैं बेटा, 9 होते हैं। ये शांत रस को, किसको? शांत रस को रस नहीं मानते, रस नहीं मानते बेटा, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस को सबसे सुखात्मक, और श्रृंगार रस को क्या है? श्रृंगार रस को बेटा, श्रृंगार रस को ये रसों का राजा भी कहते हैं। किसको? रसों का राजा भी कहा जाता है। किसे? श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को बेटा। शांत रस को ये रस नहीं मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, वैसे रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है, 9 है बेटा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वाक्य में उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? बताइए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वाक्य में उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? बताइए, उपवाक्य कौन सा है? बताइए। तो विशेषण की बात करें तो विशेषण कितने विशेषण होते हैं बेटा? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम की, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, लेकिन अगर सर्वनाम कितने होते हैं बताया जाए तो 11 होते हैं। ऐसे संधि की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। अलंकार की बात करें तो अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वाक्य में उपवाक्य कौन है? तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा बेटा। निम्नलिखित में से उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? बताइए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? बताइए, उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? कर्ता का मतलब है कि जो कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कार्य को करने वाले, तो कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, ये दोनों रहते हैं। उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार और कर्ता पूरक ये दोनों रहते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जिस कार्य को किया जाए उसे कर्म कहते हैं बेटा, कर्म। तो ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? बताइए, संबंधवाचक, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, आंसर दीजिए। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? आंसर दीजिए। सभी के सभी आंसर देंगे।
बताइए, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इस वाक्य में संबंध आपका आगे हो जाएगा, आगे आपका संबंध वाचक हो जाएगा बेटा, संबंध वाचक हो जाएगा। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इसमें आगे आपका संबंध वाचक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से उस डाली पर एक तोता बैठा है, वह तुम्हें प्रयुक्त काल कौन सा होगा? बताइए, वह तुम्हें, वह में बताइए, उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो एक तोता बैठा है, बताइए, उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो काल कितने होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, कौन सा? भूतकाल, और एक होता है भविष्य काल बेटा, कौन सा? भविष्य काल। और अगर इनके भेद की बात की जाए तो वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं बेटा, 3 भेद होते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, उस डाली पर एक तोता बैठा, एकदम कंफर्म है, पूर्ण वर्तमान काल है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है बेटा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, भूतकाल का मतलब जो बीत गया, जो हो गया वो हो गया बेटा, हो गया वो हो गया आपका भूतकाल। जो हो रहा है, जो हो रहा है वो वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान। और जो होने वाला है, जो होने वाला है बेटा, जो होने वाला है वो आपका भविष्य काल हो जाएगा। कौन सा? भविष्य काल हो जाएगा, जो होने वाला है। ठीक है, तो क्या पूछा है? पूर्ण भूतकाल, वे सोकर उठे हैं, नहीं होगा। वे गए, वे आए थे, वे खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो वे गए, वे गए। ठीक है बेटा, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा कि वो गए। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, बताइए इसमें से विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन सा है? इनमें से विशेषण कौन सा है? विशेषण को पहचानिए, बताइए। तो आपका नैतिक आपका विशेषण हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? नैतिक आपका विशेषण। विशेष के बारे में बता दे, जैसे राधा बहुत सुंदर है, तो राधा आपका विशेष हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। तो इसे पहचानना आप बिल्कुल अच्छे से पहचानना सीख लीजिए, नहीं पेपर में कंफ्यूजन में गलती हो जाती है बेटा, गलती हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, सब चीज अच्छे से, अपना जो भी लक्ष्य है आपका 2023 में, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।